बजट से पहले जिस एक सेक्टर पे सभी की नजर जम चुकी है वो है बैंकिंग। जिस तरीके से काफी सारे नए एनपीएस निकल कर आए हैं पिछली तिमाही के नतीजों में, उसके बाद ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री को अब बैंकों के लिए काफी बड़े प्रावधान करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा कैपिटलाइजेशन के लिए रकम ढूंढनी पड़ेगी बजट में से, जबकि वो अपने डेफिसिट के टारगेट को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जन्मेजय सिन्हा, एशिया पैसिफिक बीसीजी के चेयरमैन, राजेश्वरी सेनगुप्ता, आईजीआईडीआर की असिस्टेंट प्रोफेसर, और अजीत रानाडे, प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य बिरला ग्रुप के। स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में मिस्टर सिन्हा कि काफी सारे एनपीएस निकल कर आए हैं, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये बैंकों की दरअसल सही तस्वीर है जो अब हमारे सामने आ चुकी है? देखिए, अभी तो तस्वीर वैसे सही या नहीं है वो तो एक साल बाद पता चलेगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है। ये बहुत 7 साल से ये पोजीशन बन रहा था, एक दिन में तो बना नहीं। और सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में देखिए 61% जो ये रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स है, इंफ्रा में है, स्टील में है, टेक्सटाइल्स में है, पावर में है और टेलीकॉम में। तो ये सब तो बड़े क्रूशियल सेक्टर्स हैं भारत के लिए। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बैड लोन्स जो है ये आए कैसे बने। ये पॉलिसी इन्फर्मिटी की वजह से हुए कि बैड लेंडिंग की वजह से हुए, या पीपीपी हम लोग ने लगाया था 2008 में, उसके बाद ये जो लेंडिंग शुरू हुई उसके बाद वो क्लियरेंसेस हट गए। तो 2 साल तक जानते हैं कि नहीं 5400 प्रोजेक्ट हैं 150 करोड़ के ऊपर के, जिसमें से 3000 फंसे हुए हैं। और 2 साल से ऊपर एक बार आपका ये बड़ा प्रोजेक्ट 2 साल से फंस जाए तो उसका इक्विटी चला जाता है। तो देखिए अब ये स्थिति कैसी है और कैसे इसको सुलझाया जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त का समय लगेगा, क्योंकि ये एसेट तो खराब नहीं है, कम एसेट खराब है। इनके साथ हम लोग करेंगे क्या? तो अभी आप जो कह रहे हैं कि ये सारे फंसे हुए मामले हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सरकार के ही हाथ में है कि इनको फिर से वापस लाएं। किस वजह से ये फंसे हुए हैं, जब हम पिछली सरकार और इस सरकार में भी देख रहे हैं कि पूरी प्रायोरिटी के साथ अटके हुए प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश हो रही है? बट देखिए, वो क्लियर करने तो आप क्लियरेंस आप 2 साल बाद देंगे तो इक्विटी तो चली गई, तो आपको फाइनेंशियल क्लोजर फिर से करना पड़ेगा। और देखिए, पांचों सेक्टर में प्रॉब्लम्स अलग अलग है। इंफ्रा में तो क्लियरेंसेस की प्रॉब्लम थी, स्टील का तो डाउनटर्न चल रहा है ग्लोबली, $500 से लेकर $350 पर आ गया है, तो सब स्टील कंपनीज को तकलीफ है कमोडिटीज में। टेक्सटाइल्स में हम लोग को एक्सेस हटा दिया गया है यूरोप से, यूएस से, तो सब लोग बांग्लादेश और इथियोपिया चले जा रहे हैं। पावर में देखिए पुराना डिस्कॉम प्रॉब्लम है, और टेलीकॉम में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुए थे उससे इंडेटेडनेस बढ़ गया है। तो हर सेक्टर का थोड़ा प्रॉब्लम अलग है, मगर ये सब बड़े क्रूशियल सेक्टर्स हैं। तो इनको आसानी से हम लोग क्या बोलेंगे कि इनको एसेट्स को बंद कर दें, वो भी प्रॉब्लम होगा। क्या करेंगे ये एसेट्स के साथ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी जो रिकग्निशन हुआ है काफी एग्रेसिवली, डॉक्टर रानाडे, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि ये तस्वीर हमारे सामने आई है, तो इसके लिए हमें आरबीआई की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसकी असलियत हमारे सामने आ रही है, और जब तक हम पूरा का पूरा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब उसके पहले तो हम आगे नहीं जा पाएंगे इसकी कि क्या कैसे सुलझाया जाए। एक जैसे जन्मेजय जी बोल रहे थे कि शायद ये सब पुराने पाप हैं हमारे 7 साल से, लेकिन कई ऐसे भी इसमें मामले जो हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी भी थे। जैसे इन्होंने कहा कि क्लियरेंस का मामला था, तो अगर किसी प्रोजेक्ट में पहले 2 साल अगर आपको डिले होता है तो वो परमानेंटली आपके गले में फंसा रहता है, क्योंकि उसको उस पैसे को वापस उसकी टू रीपे फॉर दैट उसको शायद 10 साल भी लग जाए, क्योंकि धीरे धीरे उसका रिपेमेंट आएगा पहले 2 सालों में अगर आपका डिले हो गया तो ये पहली एकदम अहम चीज ये है कि हम असलियत जाने इनकी। और उसके बाद ये जो नेट एनपीएस की बात है, जो 5.1% आई थी आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वो उसमें और भी कई क्या आप कहते हैं, देयर आर सम रिडीमिंग फीचर्स। ग्रॉस एनपीए से हम नेट एनपीए जाते हैं, और नेट एनपीए के बाद भी कोलैटरल वैल्यू रहती है, रिडीमेबल वैल्यू भी रहती है, तो शायद मामला इससे कम सीरियस होगा। ऐसी मेरी तो मुझे लगता है। ओके, आप कह रहे हैं कि मामला शायद इतना सीरियस ना हो जितना कि ओवरऑल आंकड़ों को देखकर लग रहा है। जिस तरह से
हम देख रहे हैं कि बैंकों की जो इक्विटी कैपिटल है, जो कि जाहिर है कि 10% के अंदर है, और बहुत सारे बैंकों ने ग्रॉस एनपीए ही 10% के आसपास बता दिए हैं। राजेश्वरी, अगर आप देखें, और इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रक्चर्ड लोन है, फिर कुछ एसडीआर है, कुछ 525 है, तो 15 से 17% तक वो आंकड़ा पहुंच जाता है। तो पूरी जो कैपिटल है 2 बार राइट ऑफ हो सकती है। तो मैं ये कहूंगी, इनफैक्ट आई विल अग्री जो मिस्टर जन्मेजय सिंह ने कहा कि ये इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि इससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम है जो अभी तक पूरा बाहर आया नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा है। और ये अभी पूछना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि कॉजल फैक्टर जो हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कि इसका कारण क्या है कि बैंक्स ने ये सारे जो बैड लोन्स है, जो डुबियस लोन्स, ये पहले दिया क्यों ये सारे लोन इतने सालों से, जो ये हम पाप जो प्रोफेसर आनंद ने कहा, क्यों दिए गए? तो एक तो है कि जब पीपीपी जो 2007 में क्रेडिट बूम चल रहा था, तो काफी सारे बैंक्स को फोर्स भी किया गया था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लेंड कीजिए, कि क्रेडिट बूम है। तो जो प्रोजेक्ट्स में लेंडिंग हुआ था, उनका लेंडिंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली उतना साउंड नहीं था। और बाद में जब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन और हमारा अपना इकोनॉमी का स्लो डाउन होने लगा, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स एक्सपोज हो गए अभी। इसका और एक मुद्दा यह भी है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन है, जो बैंक्स के मेन रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो अकाउंटिंग प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, इनके जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है, ये अगर अच्छा साउंड होता, या अगर टेक्निकली साउंड होता, तो शायद प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। जो अभी एक बैंकिंग क्राइसिस हो गया है हमारे इंडिया में, जो सब लोग बात कर रहे हैं, शायद इतना आगे नहीं बढ़ता अगर हमारा बैंकिंग रेगुलेशन साउंड होता, अगर हमारे अकाउंटिंग प्रोविजनिंग नॉर्म्स ट्रांसपेरेंट होते, साउंड होते। ये थोड़ी सी उलझी हुई बात है, मतलब 90 दिन तक अगर पैसा नहीं आए तो एनपीए हो जाता है। हाँ, इसमें कहीं भी कोई ऐसी असमंजस वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो एवरग्रीनिंग हम बोलते हैं, कि वो बहुत सारे बैंक ऐसे करते हैं कि वो जस्ट 87th, 89th, 88 डे पे जाके या फिर से पैसा देके वो फिर लोन को, एसेट को स्टैंडर्ड कर दिया आपने फिर से। तो ये सारे एवरग्रीनिंग जो छुपाना होता है, कवर अप होता है, ये काफी दिनों से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तो शायद वही मामले थे जो आरबीआई ने पकड़े हैं और अब उनको सामने लाने के लिए कहा है। थोड़ा सा आप कहेंगे कि अब आरबीआई ने सही काम किया है। हाँ, थोड़ा सा क्रेडिट तो देना ही चाहिए कि अभी वो जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मेरा बात यह है कि ये बहुत पहले करना चाहिए था, और ये रेगुलरली और सिस्टमैटिकली करना चाहिए। और अभी जो हो रहा है, आरबीआई क्राइसिस मोड पे चला गया कि अभी ये क्राइसिस है, मार्च 2017 तक बैंक्स को फोर्स कर रहे हैं कि आपको बैलेंस शीट क्लियर अप करना पड़ेगा। तो क्राइसिस मोड में जाने के लिए वेट क्यों करें? आप जो देख रहे हो एज ए बैंकिंग रेगुलेटर, आरबीआई काफी हैंड्स ऑन रेगुलेटर है। आप देख रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसे डुबियस लोन्स दिए जा रहे हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहे हैं, तो तभी से आप अपना स्टैंडर्ड्स को टाइटन कीजिए। ऐसा ना हो कि क्राइसिस होने तक वेट कीजिए, तब बहुत सारे इमरजेंसी मेजर्स। थोड़ी देर हो गई, लेकिन जो लोग तारीफ करेंगे वो ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए तो सही। फाइनली कोशिश की गवर्नर रघुराम राजन ने तस्वीर को साफ करने की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनकी रिकवरी कैसे होगी। ऐसा लग रहा है कि शायद इनमें से काफी ज्यादा पैसा डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या बजट में सरकार को बड़ी मदद देनी पड़ेगी, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। बजट से बैंकों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? इस वक्त जिस तरह से एक संकट की स्थिति में बैंकिंग सेक्टर पहुंच चुका है, डूबते हुए लोन के बीच, उससे निकलने का क्या रास्ता होगा? जन्मे जी, जैसे कि आप सभी लोगों ने बात की, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार के सामने और आरबीआई के सामने समस्या आई है, दरअसल ये पिछली सरकार की विरासत है? जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि पीपीपी और कई लोन्स दिलवाए गए शायद बैंक से। देखिए, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 ट्रिलियन चाहिए थे, और वो पैसा तो था नहीं, तो इसलिए हम लोग को डिपॉजिटर मनी लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। मगर क्या उस बार हुआ था कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उनमें सब क्लियरेंसेस नहीं दिए गए थे। तो एक बार जो लोन तो दे दिया गया प्रोजेक्ट के ऊपर, मगर क्लियरेंसेस रोक लिए गए, तो वो प्रोजेक्ट्स रुक गए। और जब प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं इतने बड़े, तो उनके तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनका इक्विटी चला जाता है। और देखिए, जब भी सेक्टोरल स्ट्रेस होता है तो इंडिविजुअल बैड लेंडिंग नहीं होता है, पूरा सेक्टर कैसे खराब हो गया। मैंने कहीं आप एक आदमी को गलत लोन तो आप कह रहे हैं कि वो बैंकर्स को जिम्मेदार जैसे माना जा रहा है, लोग अदालत में जा रहे हैं या तमाम बातें उठा रहे हैं कि ये बैंकर और प्रमोटर ने मिलके सारे डिपॉजिटर के पैसे खा लिए। ये तो बहुत ही सिंपल एंड बैड एनालॉजी है। अभी देखिए, अदर देन इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इंडिया के ऊपर कि हम लोग का मैक्रो स्ट्रांग है, ग्रोथ है, इन्फ्लेशन डाउन है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट में कंट्रोल है। तो इंडिया में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सब चोर हैं, और हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं।
बिल्कुल सहमत नहीं है। जो भी लोग ऐसे क्रोनी कैपिटलिस्ट ये वो शब्द इस्तेमाल करना आसान है, मगर मैं इससे सहमत नहीं। तो आपके हिसाब से इस पूरे एनपीए में कितना ऐसा हिस्सा है जो आप कहेंगे कि वाकई शायद वहां पे कुछ? देखिए, हम लोग का इलेक्टोरल फंडिंग के लिए सब लोग जानते हैं कि थोड़ा तो पैसा निकालना पड़ता है। कैसे हम लोग हर महीना एक इलेक्शन लड़ते हैं, कितने 20-30 हजार करोड़ लगता है उसमें, तो उसके लिए पैसा तो जाना ही पड़ता है। मगर हम लोग ये कहें कि सब प्रमोटर चोर हैं तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए 10-15% जरूर होता होगा, मगर ये थोड़ी माने हुआ कि 10-15% 85% पर इम्पैक्ट कर दे। और अभी हम लोग को इस पर डिस्कशन करना चाहिए कि इसका हल कैसे किया। Exactly. ये सिंपलिस्टिक है कि फिजिकल डेफिसिट आप कंट्रोल रखिए। देखिए, गवर्नमेंट होशियार रही है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल कीजिए, कैपिटल दीजिए बैंक्स को, इमीडिएटली 1 साल में सब बैड लोन्स को लिख दीजिए। अरे लिक्विडिटी क्राइसिस, सॉल्वेंसी क्राइसिस हो जाता है। बैड बैंक बनाने के लिए नहीं, बैड बैंक मत बनाओ। तो माने क्या ये आप सोचते हैं ये एसेट बेचेंगे? अजीत बोल रहे थे कि एसेट बेचेंगे। वो हमको एक एसेट बेच के दिखा दे जरा, वो कोर्ट में जाएंगे, 20 साल कोर्ट में लगेगा। तो ये सब तो कहने के लिए आसान बात है। तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए अगर फिस्कल डेफिसिट से समझौता करना पड़े तो कर लें, थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन बैंक को ज्यादा पूंजी दें। डॉक्टर राणा डे, आप सहमत हैं? बैंक को तो पूंजी देनी पड़ेगी। इसमें 2-3 चीजें हल इस सॉल्यूशन का जो हम जो चर्चा हो रही है, एक तो आपको बैंक रिकैपिटलाइजेशन जो बजट में होने वाला है, और वित्त मंत्री ने उसके जिक्र भी किया है कि लगभग 60 या 70 हजार करोड़ की उम्मीद है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम जो बैंक में स्टेक है गवर्नमेंट का, उसको हम 55 या 56% से 51 तक लाएंगे। तो वो थोड़ा उसके सेल से, स्टॉक मार्केट की सेल से शायद उससे कोई इनकम मिले और वो रिकैपिटलाइजेशन के लिए यूज करें। और ये समझ लीजिए कि जो सब एसेट्स हैं उसमें भी काफी ग्रेडेशन है, क्वालिटी है। ऐसे कई एसेट्स हैं जो रिवाइव होंगे 1 साल में, 1 या 1.5 साल में, और शायद ऐसे एसेट्स कम हैं जिनको कंप्लीटली राइट ऑफ करना पड़ेगा। कि ये किस तरह से रिवाइव किए जाएं इस समय, और उसके लिए क्या सही मैकेनिज्म होना चाहिए, उस पर दरअसल थोड़ी सी बहस चल रही है, या थोड़े से मतभेद भी आ रहे हैं। एक तो एसडीआर का रास्ता जैसे आरबीआई ने दिया, फिर 525 की एक स्कीम दी, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद एक नेशनल एआरसी बनाने की जरूरत है जो इनको सेटल कर सकती है। राजेश्वरी, आप कैसे देखती है इफेक्टिवली एक तरीका क्या होना चाहिए इनको रिजॉल्व करने का? देखिए, एक तो ये है कि पिछले कुछ सालों में जो मेजर्स लिए गए हैं, जो सीडीआर एक है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एसडीआर है, 525 आपने कहा, तो ये सारे आप अगर देखोगे, रिसर्च भी हो चुका है इसके ऊपर, सीडीआर के ऊपर, कि ये इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बैंक्स के लिए बहुत आसान हो रहा है कि ये प्रॉब्लम को वो पोस्टपोन कर रहे हैं, अपने बैड एसेट्स को वो पोस्टपोन कर रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। जो फर्म्स को सीडीआर दे जा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहिए सीडीआर के बाद, लेकिन रिसर्च दिखाता है कि वो ऐसा नहीं हुआ है, वो प्रोग्राम फेल हो चुका है। एसडीआर के 18 मंथ्स के लिए आप अपने पूरा जो बैड एसेट उसका छुपा सकते हो, उसके बाद क्या होगा अभी तक हमारा पता नहीं है, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से। तो सारे मेजर्स तो दिए गए हैं। वो एक रेजिम था जब हमारे पास बैंक्रप्सी कोड नहीं था। अब जब बिना बैंक्रप्सी कोड के रिकवरी रेट बहुत ही लो हो जाते हैं। एक अगर बैड बैंक बन गया, 15 एआरसी के ऊपर ये 16वां एआरसी अगर बन गया, जन्मेजय जी आप कह रहे थे कि बैड बैंक बनना चाहिए, तो वो क्यों इफेक्टिव होगा? नहीं, देखिए अभी हम लोग को 4-5 चीज साथ करना चाहिए। एक तो बिमल जलान साहब को लाकर के एक कमेटी के चेयरमैन बनाना चाहिए जो ये बैड लोन्स को बड़ी क्लोजली देख करके उसका रिजॉल्व करना शुरू करे। सम तो कोई तो बैड एसेट्स है, उनको राइट ऑफ करना है, और जो रिकवरेबल एसेट्स है उनको कैसे चलाया जाए, वो एसपीवी बना करके उसमें ट्रांसफर करके फिर वारंट्स लिखवा करके हम लोग साथ उसमें पैसा। देखिए क्या होगा, पहले तो 150 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट घटा दीजिए, तो क्या होगा उससे हम लोग का होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, 1 साल से नेगेटिव चल रहा है। जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, स्विट्जरलैंड में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, यूरोप में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। एक बार आप इंटरेस्ट काटेंगे तो ट्रेजरी प्रॉफिट्स आपके आ जाएंगे, वो कैपिटलाइजेशन में मदद करेंगे। फिर आप देखिए एक एसपीवी बनाइए जिसमें बैड एसेट्स ट्रांसफर कीजिए, और उसके साथ फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के साथ, वारंट्स के साथ 7-8 साल में यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर जिसमें कि आप ये बैड लोन्स को देखने चाहिए। माने ये एकदम डिक्टेटोरियल रिजीम से सोल्यूशन नहीं आएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में।
बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है, ये सबको लगता है, और हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वो क्या कुछ किया जाना चाहिए। डॉक्टर रानाडे, ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक बैड बैंक बनाने की जरूरत है, एक नेशनल ARC भी उसको कहा जा रहा है, लेकिन अब तक बने हुई ARCs 15 ARCs हैं देश में, वो जो नहीं कर पाए, ये एक नया बैड बैंक कैसे करेगा? नहीं, पहले तो एक समझ लें कि ARC और बैड बैंक में फर्क है। ARC में पूरा उसका सिक्योरिटाइज होता है, फिर इन्वेस्टर्स में निवेश करते हैं, और जैसे राजेश्वरी जी ने कहा कि वो बैंक्रप्सी लॉ से भी उसका संबंध है। लेकिन बैड बैंक हमने पहली बार हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हर 10 साल बाद हम एक बैड बैंक बनाएंगे। बैड बैंक का जो एसेट रहेगा वो टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट देखेंगे, और उसमें से अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट शेयरिंग में ओरिजिनल बैंक जहां से NPA आपने उसको निकाला है उसको भी थोड़ा मिलना चाहिए। तो बैड बैंक का थोड़ा स्ट्रक्चर और ARC का वारंट की बात शायद यहाँ पे इतना हम कर रहे थे, जिनमेजय जी कह रहे थे वही आप भी कह रहे हैं। रिस्क एंड प्रॉफिट शेयरिंग भी होगा उसमें, जो ARC रिस्क एंड प्रॉफिट शेयरिंग भी जो होगा जो ARC में नहीं होता। ARC में पूरा का पूरा एसेट ARC के बैलेंस शीट में चला जाता है और वहां पे उसका सिक्योरिटाइजेशन होता है। ये बैड बैंक में उस एसेट में अगर कोई प्रॉफिट निकलता है तो उसका शेयरिंग ओरिजिनल बैंक के साथ होगा। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो फिर शायद एक ज्यादा इफेक्टिव रेजोल्यूशन होगा। राजेश्वरी, सो ऑन बैड बैंक पॉइंट के ऊपर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक फ्लिप साइड भी है कि आप जैसे भी ARCs जैसा था वो प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट एंटरप्राइज ऐसा मॉडल सोचा गया था, लेकिन वो फाइनली वो वर्कआउट नहीं किया। बैड बैंक जो है वो अगर गवर्नमेंट फंडेड होगा, वो टैक्स पेयर के पैसा से होगा, आप जैसे भी देख लो, तो उसमें सोचना चाहिए कि इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। इसका बहुत सारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और सेकेंड, ये फ्लिप साइड इसका मॉरल हैजर्ड है कि बैंक्स को पता चले कि अब अगला एवरी 10 साल इस बैड बैंक आके हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो ये क्लासिक मॉरल हैजर्ड हो जाता है इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल। और तो ये डॉक्टर रानाडे फिर कैसे इंश्योर करेंगे कि दोबारा से हर 10 साल में एक बैड बैंक ना बनाना पड़े? नहीं, ऐसा हम लोग समझ लें कि हमेशा होगा। ये तो पहली बार हम करें हमारे इतिहास में। जो अभी 2008 साल में सिटी बैंक ने भी एक सब्सिडी की थी, तो ऐसा ये इट इज ट्रू दैट पोटेंशियली मॉरल एरर हो सकता है, लेकिन अगर पहले भी हम अगर इसका प्रयोग नहीं करें, एक्सपेरिमेंट नहीं करें, तो हमें वी विल नेवर मूव फॉरवर्ड। लेकिन बैंक्स का गवर्नेंस कैसे सुधरेगा? नहीं, बैंक गवर्नेंस के लिए तो पूरा मॉडल ब्लूप्रिंट PJ नायक रिपोर्ट है, और उसको दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक की उसको ऑटोनॉमी चाहिए उसकी। आई मीन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का जो गवर्नेंस मॉडल दिया गया PJ नायक कमेटी ने, उसमें तो वो आई थिंक इफ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट ब्लूप्रिंट दैट शुड बी अप्लाइड टू द बैड बैंक ऑल्सो। वो तो काफी लेकिन मुश्किल है मिस्टर सिन्हा कि सरकार प्रोमोटर भी बनी रहे और बोर्ड ऑटोनॉमस भी हो जाए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम लोग को सरकारी बैंक चाहिए? क्योंकि डिपॉजिटर पैसा डाल सकता है निश्चिंत होकर के, और वो पैसा लेकर के हम लोग सदियों से हम लोग अपना डेवलपमेंट किए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग किए हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स को सर्व किए हैं, और पैसा निकाल करके इलेक्शंस के लिए दिए हैं। और ये जब तक कि इलेक्टोरल फंडिंग नहीं होगा, हम लोग का 8 से 12 साल का बैंकिंग साइकिल है। हम इस पर हम PhD लिखें तो ये मैं जानता हूं कि हर 8 से 12 साल में बैंक जो है इसमें फंसते हैं। और अभी 10 साल बाद कि हम लोग का इलेक्टोरल फंडिंग नहीं होगा, स्टेट ओन्ड बैंक्स रहेंगे और उनके ऊपर फिर इस किस्म का रन होगा। जब तक कि हम लोग इलेक्टोरल फंडिंग नहीं बदलेंगे, तब तक स्टेट से बैंक्स नहीं होंगे, और जब तक बैंक्स नहीं होंगे, क्यों कैसे हम लोग इलेक्शन कैसे फाइट करेंगे? इसका कोई आंसर आदमी नहीं देता। पैसा चाहिए आजकल इलेक्शन फाइट करने की। सो अगर एंड में तो अब सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हो, तो मेरा 3 पॉइंट है इसमें। एक है साउंड बैंकिंग रेगुलेशन, जो RBI का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना चाहिए, उसमें ज्यादा इनफ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि बैंक्रप्सी कोड जो अभी रिव्यू चल रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो जितना जल्दी हो सके अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए, सो दैट इज डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन है। और थर्ड ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर प्रॉब्लम है, तो डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स और प्राइवेटाइजेशन इज समथिंग जो बजट में गवर्नमेंट को डेफिनेटली सोचना चाहिए। सो दीज आर 3 थिंग्स जो मुझे लगता है कि अब बजट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये इनमें से 2 इश्यूज लगता है कि पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं, तो सरकार कामयाब होती है कि नहीं बिल पास कराने में, और क्या इतना साहस जुटा पाती है कि वो बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचें ताकि उनकी क्वालिटी सुधर सके मैनेजमेंट की। ये तो बहुत बड़ा सवाल होगा। उम्मीद करें कि सरकार इतनी विल पावर जुटा पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। नमस्कार।